सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। हम सब लोग तत्पर रहें, संविधान की रक्षा करें, संवैधानिक जो मूल्य हैं, जो देश का संस्कार है, उसे बचाकर संजोकर रखें। खतौली चुनाव को लेकर बात करना चाहिए। 2024 का भी चुनाव है और इसको कितना महत्वपूर्ण मानना है, क्योंकि 2017 और 2022 आरएलडी हारी थी, हालांकि सीट उससे पहले आरएलडी की थी। संभवतः 2024 से पहले और कोई चुनाव इस तरह का होना नहीं है और 3 जगह चुनाव हो रहा है प्रदेश में। पूरे देश की नज़र उस पर टिकी है कि क्या नतीजा आता है। और हाल में ही हुए विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही ये चुनाव आया है। जिन परिस्थितियों में खतौली का चुनाव हुआ है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के विधायक थे जो डिस्क्वालीफाई हो गए, जिनको दंड दिया गया है और बहुत सीरियस क्राइम पे उनको जो है सज़ा दी है कोर्ट ने, तो और विशेष एक नज़र आती है क्योंकि मुजफ्फरनगर क्षेत्र है, किसानों की भूमि है और बीजेपी उस सीट को जीती थी। बाकी दोनों सीट तो समाजवादी पार्टी के खाते में है। तो इसलिए हम सबका प्रयास है कि भाईचारे की जीत हो और एक सकारात्मक मैसेज, एक पॉजिटिव कैंपेन लेके हम लोग जा रहे हैं। सरकार की जो कमियां हैं, जो महंगाई है, जो बिजली की दर पूरे उत्तर भारत में सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में आम ग्राहक को, किसान को दी जा रही है। गन्ने का भाव, गन्ने का बड़ा उत्पादन क्षेत्र है ये, या गन्ने का भाव इस सत्र का घोषित सरकार नहीं कर पा रही है। तो ये बड़ी कमियां लोगों के नज़र में आ रही हैं और मुझे उम्मीद है कि लोग हमारे गठबंधन को मौका दें। सर, आरएलडी के प्रत्याशी को बाहरी बताया जा रहा है, बाहुबली बताया जा रहा है, क्या कहना है उस पर? ये तो पैतरे होते हैं चुनाव में। खुद नरेंद्र मोदी जी हमारे क्षेत्र उत्तर प्रदेश के राज्य से निर्वाचित हुए हैं और हमारे प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री भी अब अलग राज्य हो गया है उत्तराखंड, वहाँ के मूल निवासी बताए जाते हैं। हालांकि गोरखपुर क्षेत्र ने उनको अपनाया। तो ये कोई मापदंड नहीं होता। चौधरी चरण सिंह जी अब हापुड़ अलग ज़िला हो गया है कि आज बागपत के या मेरठ के लोग उनको ये नहीं कहेंगे कि चौधरी चरण सिंह जी हमारे अपने हैं। तो ये संकुचित विचार है, नेगेटिव कैंपेनिंग है। उस नेगेटिव कैंपेन का सबसे अच्छा उत्तर होगा वोट के माध्यम से इनको छोड़ना। जयंत जी, सबसे बड़ी बात, विपक्ष जो है 2 मोर्चों पर लड़ रहा है, भाजपा से भी लड़ रहा है वहाँ पर और सरकारी मशीनरी से भी लड़ रहा है। तो किस तरीके से आप इस इलेक्शन को देखते हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी तीखी प्रक्रिया दी है और पूरी फाइल मंगवाना अनप्रेसिडेंटेड है कि सुप्रीम कोर्ट एक चुनाव आयुक्त के नियुक्ति को लेकर इतना सरकार को आड़े हाथों ले। ये शायद पहले कभी हुआ नहीं है और ये दर्शाता है कि एक तरह से जो एक सूत्रीय कार्यक्रम के तहत सरकार काम कर रही है। तमाम एजेंसीज को एक पॉलिटिकल सिस्टम में शामिल कर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। जो भी विपक्षी हैं उनको दबाने की कोशिश कर रही है। तो आज तो संविधान दिवस है और अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है और हमारा मूल अधिकार है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जनता हमें संरक्षण देगी और अपील करते हैं कि जनता इतना मार्जिन से हमें जिताए कि कोई गड़बड़ी ना हो। राहुल जी एक यात्रा निकाल रहे हैं, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? भारत जोड़ो यात्रा देखिए, कोई सकारात्मक बात अगर कर रहा है, प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उस जज्बे को तो मानना पड़ेगा। इसमें बुराई क्या है? बीजेपी के नेताओं को उनमें सद्दाम नजर आता है। जी, मैं कुछ नहीं कह सकता। बीजेपी की तो ऐसी बातें होती हैं। आज चंद्रशेखर जी भी आपके साथ खतौली में रहेंगे जी। तो आपको नहीं लगता कि अखिलेश जी भी अगर होते या फिर अखिलेश जी आए, क्योंकि गठबंधन के वो प्रत्याशी हैं, तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता? अखिलेश जी भी प्रचार में जुटे हैं और डिम्पल जी लड़ रही हैं। बड़ी प्रतिष्ठित सीट है, सबकी नज़रें हैं। मैनपुरी से भी हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट बड़े मार्जिन से जिताकर उनको भेजा जाए। आगामी निकाय चुनाव के लिए क्या रणनीति है? हमने निकाय चुनाव से देखिए यहाँ मौजूद हैं कुछ सदस्य जो समन्वय समिति के मेंबर हैं। हमने भी एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने प्रदेश में दौरा किया। उसके पश्चात समाजवादी पार्टी ने नियुक्तियां की हैं कि लोकदल और समाजवादी दोनों दल बैठ के एक रणनीति बनाए। लोकल चुनाव है, लोकल चेहरे पे चुनाव होता है, कई फैक्टर होते हैं। इसमें कोई ये दावा करे कि ये पार्टी के बेसिस पे चुनाव पहले होते नहीं आए हैं, तो कोई ये दावा करे कि ये सरकार के पक्ष में चुनाव है या विपक्ष के लिए एक चुनाव है,
ये हर शहर का अपना चुनाव है। टिकट बंटवारा किस तरीके से होगा, क्योंकि पिछली कोशिश बार करेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखने को करके, मिला कि जैसा आरएलडी के नेताओं में कुछ नाराजगी थी टिकट बंटवारे को लेकर के। इस नगर निकाय के चुनाव में केंद्रीय कार्यालय की दखल कम से कम न्यूनतम रहेगी और जो समन्वय समिति है वो ही इस पे पूरी चर्चा करके फैसला लेंगे। पूरा अधिकार इन लोगों को क्या दिया रावण है। भी इस बार साथ में लड़ेंगे नगर निकाय चुनाव में? देखिए, रावण को हमने जोड़ा है और उनके अंदर एक ऊर्जा है, उन्होंने बड़े संघर्ष किए हैं और तब के ही कोई नेता बनता है और उन्होंने वो तमाम प्रताड़ना सहन की है। 2 अप्रैल के मामले में तमाम बेकसूर लोगों को के खिलाफ सरकार खड़ी दिखाई दी, तो उसको भी हमें दाद देनी होगी और साथ आए तो एक ताकत मिलती है, एक समीकरण बनता है। इस समीकरण के सहारे हम देश के और प्रदेश की सरकारों को बदलने का मादा ये समीकरण रखता है। हमें विश्वास है कि आगे ये समीकरण काम आएगा। बीएसपी को साथ लाने का कोई प्रयास है? नहीं, कोई बातचीत नहीं। जैन जी, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने गुजर को एक दिया है टिकट और उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो आपके प्रवक्ता जो अभिषेक चौधरी हैं वो भी गुजर समाज से आते हैं, जिन्होंने कमेटी एक गठित की थी आपके इलेक्शन के लिए। अब वो चले गए हैं, क्या आपको फ़र्क लग रहा है कि अब कुछ फ़र्क पड़ेगा? या देखिए, इसमें धैर्य से काम लेना चाहिए। कोई ये सोचे कि एक संगठन के ऊपर मैं हूँ या मेरी मेहनत है, वो सही, वो लाजमी नहीं है। उन्होंने बल्कि अभिषेक ने अपने गुजर समाज से 11 लोगों को चुनकर कि आप एक इसमें पंचायत करें, मशवरा करें और फैसला लें, और 11 के 11 सदस्यों ने कहा कि जो लोकदल ने चयन किया हम उसके साथ हैं। वो फिर भी छोड़ के चले गए। तो अब मेरा कोई उन पर टिप्पणी करना सही नहीं। उन्होंने निर्णय लिया अपने जीवन के उनके आधार पे, भविष्य को देखते हुए, लेकिन हमारी कोई उनसे लड़ाई नहीं। हम तो अपनी बात रख रहे हैं। मदन भैया 4 बार विधायक रह चुके हैं, जाने माने चेहरे हैं, और मैं इस जातवाद के इस पे फॉर्मूले पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। हमने इसलिए उनको चुना क्योंकि वो एक मजबूत आदमी है और वहाँ के उस क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं, जिस तरह से अभी आपने कहा कि सरकार के खिलाफ भी चुनाव है और पूरा सिस्टम आपके सामने है, वो लड़ाई वो बेखूबी लड़ सकते हैं। विक्रम सैनी जी, आपने वोटिंग राइट लेने की भी मांग करी है। जैन जी, आप पूरा सिस्टम उतरा हुआ है खतौली में, देखा जाए तो बीजेपी की पूरी ताकत, पूरा सरकार चिंता मत लगा हुआ है, कीजिए। लेकिन वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि क्रिमिनल हिस्ट्री के व्यक्ति को आपने टिकट नहीं, दिया जो है। विधायक किस तरीके जो से आप- विधायक उनके गए हैं वो क्यों गए हैं? अगर इनके खिलाफ कोई ये सज़ा होती तो ये चुनाव नहीं लड़ पाते। सामने वाला तो गया ही क्रिमिनल उसमें है, और उनकी हिस्ट्री शीट, चार्जशीट आप देखेंगे एफिडेविट में, तो कई धाराएं ऐसी हैं जो आप सोचेंगे, ताजुब करेंगे कि ये क्रिमिनल नहीं इस है। आरोप में एक डिस्क्वालीफाई हुए और एक बाहुबली को टिकट दिया गया है, उस पर क्या? जिस आरोप पर डिस्क्वालीफाई हुआ, एक सख्त संदेश दिया कि कोई भी जो दंगा करेगा उसे लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उसका जवाब क्या जनता देर सवेर उसे सज़ा मिलेगी, जनता भी उसे सज़ा सुनाएगी। अच्छा, कल डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी खतौली में थे और उन्होंने कहा कि ये चुनाव खतौली का खासतौर से एक बड़ा संदेश देगा, और चाहे वो मैनपुरी का इलेक्शन हो, रामपुर का इलेक्शन हो या खतौली का इलेक्शन हो, क्या आपको लगता है कि ये 2024 का सेमीफाइनल है? ये बड़ा उन्होंने, संदेश मौर्य जी ने वहाँ मुजफ्फरनगर में जाके गर्मी उतारने की बात नहीं कही इस बार। पिछली बार तो इसी तरह की बात कर रहे थे। बीजेपी के नेताओं को गांव के लोग पूछ रहे हैं कि गन्ने का भाव क्या होगा, घोषित क्यों नहीं कर रहे? जी, तो सरकार को क्या डर सता रहा है, या उन्होंने पूंजीपतियों के साथ बैठ के क्या फैसला लिया जो आज जनता के अदालत में वो पेश ही नहीं करना चाह रहे? पिछले साल 26 सितंबर को घोषित हो गए थे रेट। एसएपी जो राज्य सरकार करती है, किसान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत वार्ता करके लागत का अनुमान लगा के उस आधार पे ये रेट तय होता आया। लेकिन इस बार इस सत्र में सरकार उसे निर्धारित ही नहीं करना चाह रही। तो सबसे बड़ी बात ही लोगों की है, बीजेपी का कोई नेता गांव में जाएगा तो उससे यही सवाल पूछा जाएगा कि आप गन्ने का रेट कब घोषित करें। तो वोटिंग राइट की मैं बात कर रहा था। आजम खान साहब की वोटिंग राइट ले ली है, विक्रम सैनी की आपने मांग करी है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी तक उनके पे कोई एक्शन? देखिए, चुनाव आयोग सबके लिए एक बराबर है, नियम सबके लिए एक बराबर हैं, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आजम खान साहब की आप वोट देने के अधिकार को से उनको वंचित रख सकते हैं, तो वही चीज़ें इन पे भी लागू होनी चाहिए। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव को खतौली की जनता देख पाएगी इस चुनाव में? देखिए, वो हमारी रणनीति है, हम माइक्रो कैंपेन कर रहे हैं, कोई भी बड़ी मीटिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं। मैं लगभग 22 गाँव में जा चुका हूँ और अगले सप्ताह में 60 से 70 गाँव में और जाऊँगा। 28 तारीख में 3 गाँव में हर घर में मतदाता की पर्ची मैं खुद बांटूंगा। तो पूरा हम संघर्ष करके डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अब इसमें रणनीति में क्या चीज़ सही बैठेगी उनके हिसाब से हम लेंगे फैसला। थैंक यू।